नमस्कार दोस्तों, आजकल एक्शन फिल्में बहुत डिमांड में हैं। अगर आप हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स की लिस्ट देखोगे तो टॉप 50 मूवीज में ज्यादातर एक्शन मूवीज ही हैं। पठान, जवान, आरआरआर, पुष्पा, केजीएफ, बाहुबली, टॉप 10 में से तो 7 फिल्में एक्शन फिल्म्स हैं। लैंग्वेज चाहे हिंदी, तमिल, तेलुगु या इंग्लिश ही क्यों ना हो, हॉलीवुड में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। टॉप की लिस्ट में मौजूद है अवतार, एवेंजर्स, स्टार वॉर्स, स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड। चाहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो या वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स, इनके बॉक्स ऑफिस सक्सेस की वजह से ही इनके सीक्वल्स की एक लंबी लाइन लग गई है। हर साल थिएटर्स में रिलीज होने वाली कितनी फिल्में एक्शन फिल्म्स होती हैं। अभी जस्ट सुपरमैन रिलीज हुई है और अब वॉर 2 रिलीज होने वाली है। रॉ का बेस्ट एजेंट। इन फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही ट्रेलर पर ही करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है इन एक्शन मूवीज के बारे में जो ये लोगों को इतनी पसंद आती है? आज के वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस और साइकोलॉजी को। बचपन में दोस्तों अगर आपको याद हो 90s और 2000s में जब हम टीवी पर फिल्में देखते थे तो फिल्म की एंडिंग हमें बहुत अच्छी लगती थी, जहां हीरो और विलन का फाइनल शोडाउन होता था। एज ऑलवेज इन फिल्मों में पुलिस लेट आती थी और तब तक हीरो की साइड और विलन की साइड के बीच डिशुम डिशुम होती थी, जैसे कि जॉनी मेरा नाम, जंजीर, दीवार, हम 5, घायल, तिरंगा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कोयला। ये फिल्में अक्सर प्योर एक्शन फिल्मों की बजाय मिक्स्ड जॉनरे की होती थी, जैसे कि दीवार फिल्म में एक्शन के साथ हैवी ड्रामा था। 5 फिल्म समाज के ऊपर कमेंट्री थी। उस ठाकुर के लिए जो तुम्हारी मेहनत का मजा लूट रहा है, कब तक उसका काम करोगे तुम, गुलाम कहीं के। तिरंगा करप्ट पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करती थी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में एक्शन को कॉमेडी के साथ मिक्स किया गया था। बेटी, ओह शिवांगी, शिवांगी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे बेटी पसंद नहीं, फिर तुमने बेटी क्यों बनाई शिवांगी? लेकिन समय के साथ साथ प्रोड्यूसर्स को एहसास हुआ जब ऑडियंस उन आखिरी फाइट सीन्स का इतना इंतजार करती है तो क्यों ना पूरी फिल्म में ही एक्शन डाल दिया जाए। कहानी को कम करो और एक्शन को ज्यादा। इससे शुरुआत हुई दोस्तों मॉडर्न एक्शन मूवीज की। हॉलीवुड में ये ट्रेंड काफी पहले ही देखने को मिल गया था। डाई हार्ड, रॉकी, टर्मिनेटर, जॉन विक, टॉप गन, मिशन इम्पॉसिबल। जो एक्टर्स अपनी एक्टिंग के लिए फेमस होते थे उनका यहाँ ज्यादा काम नहीं था। अब इन फिल्मों में बॉडी बिल्डर हीरो दिखने लगे। ब्रूस विल्स, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, इसके अलावा स्मार्ट हीरोज दिखने लगे, टॉम क्रूज और कियानू रीव्स जैसे। ये पूरी फिल्में फाइट सीक्वेंसेस, शूटआउट्स, एक्सप्लोजन, कार चेजेस और स्टंट से भरी होती थी। यहाँ एक और स्ट्रीम बनी मार्शल आर्ट्स वाली एक्शन फिल्मों की, जैसे कि ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, या फिर हांगकांग स्टार जैकी चैन की ड्रंकन मास्टर, प्रोजेक्ट ए, पुलिस स्टोरी या रश आवर। इसके अलावा हमें किल बिल, कुंग फू हसल और द कराटे किड भी देखने को मिले। बॉलीवुड में आप कह सकते हो इस तरीके की एक्शन फिल्मों की शुरुआत हुई 2004 की फिल्म धूम के साथ। हम चोर हैं, धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। धूम के बाद आई डॉन और रेस की फिल्म सीरीज, लेकिन सही मायनों में जिस टाइप का मसाला एक्शन आज के दिन पॉपुलर हुआ है उसकी शुरुआत हुई थी साल 2009 में वांटेड फिल्म के साथ। वही फिल्म जिसने सलमान खान के करियर की सेकंड इनिंग्स भी शुरू करी। इस फिल्म को लेजेंडरी डांसर प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था और ये पूरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक थी। अब हॉलीवुड स्टाइल सुपर हीरो एक्शन फिल्म्स हो, मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म्स हो या फिर मसाला बॉलीवुड स्टाइल एक्शन फिल्म्स हो, इनमें एक्शन भले ही अलग अलग तरीके के दिखाए जा रहे हो लेकिन बाकी सब चीजें इन फिल्मों में कॉमन होती है। जैसे कि एक्शन फिल्मों को पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट या नो ब्रेनर अक्सर कहा जाता है। इन फिल्मों में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, इनके प्लॉट्स कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन बनाया जाता है हीरो और विलन के बीच में, जो कि ऑडियंस को अक्सर पहले ही पता होता है। इन फिल्मों का अगर आपने ट्रेलर भी ना देखा हो, सिर्फ एक पोस्टर देखकर ही पता लग जाता है कि कौन सा एक्टर यहाँ पर हीरो होगा और कौन यहाँ विलन होगा। आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि आप कौन से कैरेक्टर के लिए चीयर करने वाले हो। यहाँ कोई मेजर कैरेक्टर आर्क नहीं होने वाली। इसी रीजन से इन फिल्मों में कोई ग्रे शेड वाले कैरेक्टर्स को दिखाना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे कैरेक्टर्स जहां पर ऑडियंस के लिए बताना मुश्किल हो जाए कि ये कैरेक्टर एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फिल्म की कहानी में भी ये ध्यान रखा जाता है कि कहीं ऑडियंस को दिमाग ना लगाना पड़ जाए, इसलिए इनकी कहानी सिंपल होती है। किसी फिल्म में हीरो पुलिस वाला होगा तो विलन गैंगस्टर, तो किसी फिल्म में हीरो एक सीक्रेट रॉ एजेंट होगा और विलन कोई टेररिस्ट। कहानी में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स होंगे वो बड़े
बड़े ब्लेटेंटली ऑडियंस के सामने रख दिए जाएंगे और अगर कोई कैरेक्टर धोखा देगा तो एंड तक क्लियर हो जाएगा कि वो या तो हीरो की साइड पर था या विलन की साइड पर था, कभी भी ग्रे कैरेक्टर नहीं था। अब जहां कहानी सिंपल होती है वहां कैरेक्टर्स को भी ग्रैंड बनाया जाता है, लार्जर देन लाइफ, सुपर हीरो की तरह। और फिल्मों के ट्रेलर में मार्केटिंग के लिए एक्शन सीन्स को ही ज्यादातर दिखाया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है। जैसे कि आप वॉर 2 का ट्रेलर देखेंगे तो उसमें एक के बाद एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। हाई ऑक्टेन एक्शन, बड़े से बड़ा सेट, क्योंकि इन फिल्मों की ऑडियंस को वही चाहिए होता है। वायर स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म थी एक था टाइगर, उसके बाद आई टाइगर जिंदा है और फिर वॉर। जब 2023 में जाकर पठान फिल्म आई तो कुछ कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर भी देखने को मिला। पठान के साथ टाइगर को देखा गया और इसी तरीके से बन गया वायर स्पाई यूनिवर्स, जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एक तरफ कॉमिक बुक सुपर हीरोज पर फोकस किया, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, जो सुपर हीरोज दुनिया को बचाते, इंसानियत को बचाते। वहीं दूसरी तरफ स्पाई यूनिवर्स के पास ऐसी कोई कॉमिक बुक्स नहीं थी, किताबें नहीं थी जहां से वो कैरेक्टर्स बोरो कर सकते। उन्होंने फोकस किया पेट्रियोटिज्म, टेररिज्म और रियल वर्ल्ड इश्यूज पर। कुछ मायनों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा कुछ अटेम्प्ट करना काफी चैलेंजिंग था। एमसीयू के पास 50 साल से ज्यादा की कॉमिक बुक्स थी और पुरानी फिल्में थी जिसे वो बेस की तरह इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन स्पाई यूनिवर्स के पास ऐसा कोई बेस नहीं था। उन्होंने सीधा फिल्मों से शुरुआत करी और ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल बन गए। इनकी सारी फिल्मों ने मिलाकर इन टोटल 3000 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं इंडिया। आप में से जो लोग नहीं जानते, इनके स्पाई यूनिवर्स में 4 मेन इंडियन सीक्रेट एजेंट्स हैं। पहले अविनाश सिंह राठौर, कोड नेम टाइगर, ये रोल सलमान खान ने किया है। दूसरे मेजर कबीर धालीवाल, इस कैरेक्टर को वॉर मूवी में देखा गया था, ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाया। और तीसरे एजेंट पठान, जिसे शाहरुख खान ने प्ले किया। अब वॉर 2 में एक चौथे एजेंट स्पेशल यूनिट्स ऑफिसर विक्रम की हमें एंट्री देखने को मिलेगी, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जूनियर NTR। ये वाली फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि शायद पहली बार इनकी फिल्म सीरीज में एक ग्रे कैरेक्टर देखने को मिले। ट्रेलर देखकर ये बात क्लियर नहीं है कि कौन यहाँ पर हीरो है, कौन विलन है। आमतौर पर एक्शन फिल्मों में विलन्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, चाहे ये एवेंजर्स में थैनोस हो या फिर पठान फिल्म में जिम, जिसका रोल प्ले किया जॉन इब्राहिम ने। लोग जब इन फिल्मों में हीरो को विलन के साथ फाइट करते हुए देखते हैं तो एक्चुअली में उन्हें खुद से बहुत हीरोइक महसूस होता है। जो फिल्म को देखने वाले लोग हैं एक्चुअली में उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद ही हीरो है जो विलन की धुनाई कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है दोस्तों, हमारे दिमाग में एक तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। इन मिरर न्यूरॉन्स की मदद से हम दूसरों के एक्शन और बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और इमिटेट करते हैं। एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हमारी लर्निंग में काम आते हैं। हम दूसरों से एम्पैथाइज कर पाते हैं और उनकी सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा की गई न्यूरो इमेजिंग स्टडीज ने दिखाया है कि अगर हम किसी को भागते हुए देखें यानी मोशन को परसीव करें, या फिर हम खुद से भागे यानी खुद से मोशन प्रोड्यूस करें, दोनों ही केसेस में हमारे सेम ब्रेन एरियाज में एक्टिविटी देखने को मिलती है। सिमिलरली अगर हम किसी बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्व करें या फिर बाद में उसे रिकॉल करें, दोनों ही केसेस में हमारे मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं। इसी से ही रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट है फेक रबर हैंड एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक फेक रबर हैंड एक इंसान के एक हाथ की जगह पर रखा जाता है। उसका असली हाथ एक बैरियर के पीछे छुपा दिया जाता है और जो भी इस रबर हैंड के साथ किया जाता है उस बंदे को सही में ऐसा लगता है कि एक्चुअली में उसी के हाथ के साथ हुआ हो। I'm like, yeah, I'm feeling it there. हमारा दिमाग एक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को अपना मानने लगता है अगर विजन, टच और टाइमिंग सही से लाइन अप करे तो। यही कारण है जब इस नकली हाथ को चोट पहुंचाई जाती है तो उस बंदे को खुद भी फील होता है चोट लगी हो। कुछ ऐसे ही दोस्तों, जब हम फिल्म में किसी हीरो को देखते हैं हम उससे रिलेट करते हैं और उसके एक्शन को अपने दिमाग में सिमुलेट करते हैं। इससे एक थ्रिल का एहसास होता है और हीरो की विक्ट्री में हमें अपनी पर्सनल विक्ट्री दिखती है। और ये चीज सिर्फ फिल्म के आखिर में नहीं होती, बल्कि जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, कोई कार चेज हो रही है, कोई बिल्डिंग से कूद रहा है, वहां भी हम एंटिसिपेट करते हैं कि हीरो जीत जाए या फिर अगर वो खतरे में है तो किसी तरीके से बच जाए। और कुछ देर बाद जब एक्चुअली में ऐसा होता है तो ये एक इनाम मिलने जैसा होता है। इस तरह एक्शन फिल्में देखते हुए ऑडियंस को क्विक डोपामिन हिट्स मिलते हैं, एक थ्रिल मिलता है सेफ एनवायरनमेंट में रहते हुए। एक्शन सीन्स में अक्सर बड़े रैपिड कट्स भी देखने को मिलते हैं ताकि शॉट्स छोटे हो, कैमरा एंगल बदलता रहे और ऑडिटरी सिमुलेशन भी मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के साथ।
इससे हमारा ब्रेन और भी ज्यादा मानने लगता है कि वो उस एक्सपीरियंस में ही मौजूद है। ज्यादातर टाइम एक्शन मूवीज का पर्पस ये नहीं होता कि वो कोई प्रोफाउंड मूवीज हो जो किसी की फेवरेट फिल्म बन जाए, बल्कि एक्शन फिल्म्स का काम होता है अच्छा टाइम पास होना। 2 घंटे की फास्ट पेस्ड मूवी देखी और फिर खेल खत्म, पैसा हजम। इसलिए जहां किसी महान फिल्म की खासियत ये होती है कि आप पॉपकॉर्न खाना ही भूल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी एक्शन फिल्मों को पॉपकॉर्न फ्लिक्स भी कहा जाता है। ये बात रिसर्च से भी सामने आई है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक 2014 की स्टडी जामा इंटरनल मेडिसिन के जर्नल में पब्लिश हुई थी। रिसर्चर्स ने 94 स्टूडेंट्स को खाना दिया, चॉकलेट, बिस्किट, कैरेट्स और ग्रेप्स। इन सब्जेक्ट्स ने 2005 की एक्शन मूवी दी आइलैंड देखी और एक ऐसा शो देखा जिसमें एक 1-to-1 इंटरव्यू था। स्टडी में ये सामने आया कि पॉडकास्ट देखते हुए जितना खाना इन्होंने खाया, ऑन एवरेज उसके मुकाबले एक्शन फिल्म देखते हुए डबल खाना खाया गया, 65% ज्यादा कैलोरीज। एक्शन फिल्म की ऑडियंस का खुद भी ये कहना है कि हमें कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं देखना, कुछ ज्यादा हैवी नहीं देखना। हम तो चाहते ही हैं कि कुछ देर उस फिल्म में खो जाएं और भले ही 2 घंटे के लिए, लेकिन उस समय में अपनी जिंदगी की सब टेंशन भूल जाएं। इसलिए इसे एस्केपिस्ट सिनेमा भी कहा जाता है। ऐसे में एक्शन फिल्म्स वाइडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस को केटर करती है, कम अटेंशन स्पैन और कम फोकस वाले दर्शकों को भी हुक्ड रखती है। लेकिन फास्ट पेस्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब यह नहीं कि एक्शन फिल्म कोई इमोशनल रिस्पॉन्स इवोक नहीं करती। भले ही एक्शन फिल्म लवर्स ये कहते हैं कि हमें कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं देखना, लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि क्राइम फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज के मुकाबले एक्शन फिल्म्स ज्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स इवोक करती हैं। रिसर्चर्स खुद अपनी इस रिसर्च के रिजल्ट से हैरान थे। ये पिछले साल अगस्त की रिसर्च है जो मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी में की गई और इसे पब्लिश किया गया फ्रंटियर्स इन बिहेवियरल न्यूरोसाइंस जर्नल में। इस रिसर्च में करीब 257 लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को एनालाइज किया गया। स्पेसिफिकली दिमाग के 2 हिस्सों पर फोकस किया गया, एमिगडाला और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। एमिगडाला में हमारे वाइटल इमोशंस की प्रोसेसिंग होती है, खासकर फियर, एंजाइटी और एग्रेशन। किसी थ्रेट को परसीव करते हुए जो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जनरेट होता है, यानी अगर आपने कोई डरावनी चीज देखी और आपके अंदर जो फीलिंग आती है, लड़ना है या भागना है इस चीज से, ये रिस्पॉन्स आपके दिमाग के इस हिस्से में होता है। हम दुनिया से जब इंटरैक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन द्वारा उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है, इसे सोशल कॉग्निशन कहते हैं। और इस तरह इमोशनल मेमोरीज बनाना, ये काम भी एमिगडाला में होता है। जो दूसरा हिस्सा है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, उसे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर कहा जाता है। रिसर्चर्स ने देखा कि जब कोई ऑडियंस एक एक्शन फिल्म देख रही होती है तो इन दोनों ब्रेन एरियाज में सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलता है। रिसर्चर एस्थर ज़ुइकी ने कहा कि ये रिजल्ट्स काफी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि एक्शन फिल्म्स में इतने स्टिमुलाई होते हैं, इसलिए हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो कॉमेडी फिल्म्स को देखने वाली ऑडियंस है, उनके केस में भी सिमिलर ब्रेन एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग क्राइम फिल्म्स और थ्रिलर फिल्म्स देखते हैं, उनके इन ब्रेन एरियाज में कम एक्टिविटी देखने को मिलती है। वो इमोशनल स्टिमुलाई को कम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो ये चीज सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच है। नॉर्मली हम एक्शन फिल्म्स, थ्रिलर फिल्म्स और क्राइम फिल्म्स को एक ब्रैकेट में रखते हैं और कॉमेडी फिल्म्स को अलग मानते हैं। लेकिन इस रिसर्च से सामने आया कि एक्शन और कॉमेडी मूवीज के दर्शक इकट्ठे पाए गए और थ्रिलर और क्राइम मूवीज के अलग कैटेगरी में पाए गए। इससे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सामने आता है कि वायलेंस जो होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है। धूम, एक था टाइगर, वॉर, एवेंजर्स, सुपरमैन, इन एक्शन फिल्मों में जो वायलेंस दिखाया जाता है उसे अक्सर कॉमिक बुक वायलेंस कहा जा सकता है। इवन जो बाकी एक्शन फिल्म्स होती हैं, जेम्स बॉन्ड और रश आवर जैसी, यहाँ भी एक स्टाइलाइज्ड कॉमिक बुक वायलेंस देखने को मिलता है। डिशुम जरूर हो रही है, लेकिन कोई ज्यादा खून खराबा नहीं हो रहा जैसे कि रियल लाइफ में होता है। यही कारण है कि फैमिली ऑडियंस भी इन फिल्मों को देख सकती है और इन फिल्मों की एज रेटिंग अक्सर PG-13 की कैटेगरी में होती है। ये 13 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे किसी एडल्ट फैमिली मेंबर के साथ इन्हें देख सकते हैं। इंडिया में ये CBFC की U/A रेटिंग के इक्विवेलेंट है। इन फिल्मों को डार्क फिल्मों की तरह नहीं देखा जाता। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन फिल्मों में मॉरल सर्टेनिटी होती है, क्लियर कट हीरो और क्लियर कट विलन। ऑडियंस अपने आप को हीरो में देखती है और उसके लिए चीयर करती है। वो गिर जाता है तो वो अपने दिल में कहते हैं, कम ऑन, खड़ा हो जा, उठ जा। इसलिए लोग इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से ज्यादातर कॉमेडी फिल्म्स भी फैमिली ऑडियंस के हिसाब की होती हैं। वहां भी आप सीधे तौर पर मेन कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं, जैसे कि जिम कैरी की कॉमेडीज हो या हेरा फेरी जैसी फिल्में। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं?
अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी यहाँ पर बन रही है, डार्क थ्रिलर और क्राइम फिल्म्स, वो इन सब के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। पैरासाइट, जोकर, नाइट क्रॉलर, साइलेंस ऑफ द लैम्स, अगली, यहाँ वो मॉरल सर्टेनिटी नहीं है, ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, डार्क सब्जेक्ट मैटर होता है। इन फिल्मों में ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि किसे सपोर्ट किया जाए, कौन यहाँ पर अच्छा है, कौन यहाँ पर गलत है। मैंने पुराने वीडियोस में भी कई बार कहा है कि वायलेंस पर फिल्म बनाना अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, अगर वो बेनीज वीडियो जैसी थॉट प्रोवोकिंग और सेंसिटिव फिल्में हों। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब वायलेंस रॉ और सेंसलेस बन जाए, जिससे व्यूअर को एक सैडिस्टिक डिलाइट देने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर ऐसा खून खराबा दिखाया जा रहा हो जिसे एक आम इंसान देखे तो उसे डिस्गस्ट फील हो कि ये क्या दिखा दिया। ऐसी फिल्मों में ही अक्सर क्राइम को ग्लोरीफाई भी किया जाता है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट किया जाता है। ऐसी फिल्में सही में समाज के लिए कैंसर होती हैं और दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कि ऐसी रिग्रेसिव फिल्मों का डेफिनेटली समाज पर बुरा असर पड़ता है। हॉस्टल, सॉ, द वाइल्ड बंच, आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, किल बिल, किक-एस 2, इन सभी मूवीज में बहुत ज्यादा सेंसलेस और डिस्टर्बिंग वायलेंस दिखाया गया है। ऐसी फिल्मों के डायरेक्टर अक्सर खुद को एक्शन फिल्मों के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अगर मिशन इम्पॉसिबल लोग देख लेते हैं, लोगों को वो देखना पसंद है, तो हमारी फिल्म में क्या प्रॉब्लम है? वायलेंस तो वहां भी देखने को मिल रहा है, यहां भी देखने को मिल रहा है, क्या फर्क है यहाँ पर? Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine Because a it's little so of it? much fun, Chan. Get it? लेकिन फर्क बहुत बड़ा है एक्चुअली में, और ये फर्क ऑडियंस को भी बड़े क्लियरली समझ में आता है। ढिशुम ढिशुम जैसा कॉमिक बुक वायलेंस किसी को डिस्गस्ट की फीलिंग नहीं देता, किसी को डिस्टर्ब नहीं फील कराता। ये फर्क फिल्म मेकर्स को भी समझना चाहिए, चाहे वो क्राइम थ्रिलर फिल्म्स बनाए या एक्शन फिल्म्स बनाए। फिल्म मेकर्स को यह भी देखना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस तो है, लेकिन सिनेमा एक आर्ट भी है। आप एक एक्शन फिल्म बनाते हुए भी कुछ आर्टिस्टिक बना सकते हैं, जैसे कि सांग यिमो की फिल्म हीरो, जिसे मोस्ट ब्यूटीफुली शॉट टॉप 10 फिल्म्स में काउंट किया जाता है। इसमें टॉप लेवल एक्शन सीक्वेंसेस तो हैं ही, लेकिन साथ ही है बड़ी ब्रिलियंट कहानी, मार्वेलस एक्टिंग और माइंड ब्लोइंग सिनेमेटोग्राफी। अगर आप चाहें तो इस फिल्म का हिंदी डब यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा एंग ली की लेजेंडरी फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन, जो 10 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट की गई और 4 ऑस्कर्स जीती भी। And the Oscar goes Taiwan, Crouching Tiger, Hidden Dragon. एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी हंगामा मचा दिया था। $17 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म ने $214 मिलियन की कमाई की। वैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी फिल्म के कमाल होने का मैट्रिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि फिल्म प्रोड्यूसर भी समझ सकें कि आर्टिस्टिक फिल्मों में भी पैसा कमाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है द मैट्रिक्स की फिल्म, या सुशांत सिंह राजपूत की ब्योमकेश बख्शी। मैं उम्मीद करता हूं कि एक्शन फिल्म्स का ये जो जॉनरे है, इसमें एक्शन को तो बेहतर किया ही जाए, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट और कहानी पर भी कुछ दिमाग लगाया जाए। फ्यूचर में ये कितना किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चीज तय है कि एक्शन फिल्म्स की पॉपुलैरिटी को कंपटीशन देना बहुत ही मुश्किल है किसी भी और जॉनरे के लिए। इसके पीछे आखिरी सिंपल कारण है इन फिल्मों की यूनिवर्सल लैंग्वेज। बाकी हर तरह की फिल्मों में हमें समझने की जरूरत होती है कि क्या दिखाया जा रहा है। फिल्म जिस भाषा में है उस भाषा की अच्छी समझ होने की जरूरत है, लेकिन एक्शन फिल्मों में ऐसा नहीं है। एक्शन फिल्मों को चाहे आप म्यूट करके भी देखो, चाहे डब करके देखो, दुनिया के हर एक रीजन, कल्चर और कंट्री को ये पेनिट्रेट कर सकती हैं और सबको अपील कर सकती हैं। इसी क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से एक एक्शन फिल्म के प्रॉफिटेबल होने का चांस काफी ज्यादा अच्छा होता है बाकी जॉनर्स के कंपैरिजन में। लेकिन उम्मीद करता हूं आने वाली एक्शन फिल्में, चाहे वॉर 2 हो, पठान 2 हो, प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ ऑडियंस को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे। लेकिन कई बारी दोस्तों एक्शन फिल्में भी बड़ी फ्लॉप बन सकती हैं अगर ऑडियंस को कुछ ज्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए तो। ऐसा ही कुछ हुआ था इस फिल्म के केस में। यहाँ क्लिक करके दोस्तों इस वीडियो में फिल्म इंडस्ट्री के फॉर्मूला की बड़ी दिलचस्प कहानी आप जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।